ऐसे ही का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। दिन की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी खबरों के साथ तैयार है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल। और खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए आप ये ऑन द शो आज कौन सी बड़ी खबरों को शामिल किया गया है हमारे खास शो में। शुरुआत दूध की खबर के साथ करेंगे। गर्मियों में फिर सताएगी दूध की महंगाई। ऐसे बानक बन रहे हैं जो बता रहे हैं कि दूध की महंगाई इन गर्मियों में फिर से परेशान कर सकती है। क्या तैयारी हो सकती है इससे निपटने की, अंशुमान जी से समझेंगे। कैसे रनवे पे लौटेगी विस्तारा। विस्तारा लगातार दिक्कतों में है, संकट में है, गहराता जा रहा है संकट। अब इसके लौटने की उम्मीद कितनी है, कैसे है, इस पर आज चर्चा करेंगे। चौंकाने वाला है जीएसटी चोरी का आंकड़ा। जी हां, कलेक्शन के मुताबिक अगर 10% चोरी हो रही हो टैक्स में, यानी हर 10 रुपए में से 1 रुपया अगर चोरी हो रहा हो, तो ये चौंकाने वाली बात तो है ही। क्यों इतनी चोरी हो रही है जीएसटी की, इसके पीछे की पूरी कहानी समझेंगे। इसके बाद शुरू होंगी दिन की सबसे बड़ी खबरें। पहली खबर, चीन से नहीं रुक रहा लैपटॉप कंप्यूटर का आयात। क्या ताजा आंकड़े आए, क्या इसके पीछे की कहानी है, ये समझेंगे। गोल्ड में इतनी चमक क्यों। भारत के सर्राफा बाजार में अगर आप सोना खरीदने जाएंगे तो अब 70,000 रुपए से ऊपर का भाव मिलेगा। एमसीएक्स पे भाव 71,000 रुपए को क्रॉस कर गया है। 70,000 का भाव सर्राफा बाजार में भी है। क्या कुछ वजह है इस तेजी की, कब तक चलेगी ये तेजी, दिन की एक और बड़ी खबर। और नहीं रुक पा रही अवैध सट्टेबाजी, ये हमारी एक और बड़ी खबर है आज की। आईपीएल के नाम पर तमाम ऐप्स चल रही हैं, तमाम वेबसाइट चल रही हैं। सरकार ने कोशिश की, तमाम पाबंदियां लगाने की बात हुई, लेकिन ये सट्टेबाजी रुक नहीं पाई। क्यों नहीं रुक पाई, किस तरह हो रही है, क्या लूप होल्स हैं, इन सब को जानेंगे दिन की एक और बड़ी खबर में। दक्षिण भारत में घटते जलस्तर की वजह से हरे पशु चारे की किल्लत होने की आशंका बढ़ गई है, जिस वजह से दूध उत्पादन प्रभावित होगा और ऐसा हुआ तो दूध की कीमतें बढ़ जाएंगी। दक्षिण भारत में कई जलाशय ऐसे हैं जहां पर पानी का स्तर उनकी क्षमता के मुकाबले 20% भी नहीं बचा है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्थिति सबसे ज्यादा खराब है, जहां पर कई जलाशय सूखने की कगार पर पहुंच गए हैं। ऐसे में बरसात नहीं हुई तो दिक्कत और ज्यादा बढ़ सकती है। सर, दूध की महंगाई से सरकार निपटेगी कैसे। दूध की महंगाई को लेकर परिदृश्य थोड़ा ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बनता दिख रहा है। 150 जलाशय जिनकी बात शुभम ने की, भारत के 150 जलाशयों में जल स्तर 35% तक बचा है, कई में तो 35% से नीचे भी पहुंच गया है। वैसे भी गर्मी के मौसम में दूध की महंगाई स्वाभाविक रूप से आती है, क्योंकि दूध का उत्पादन कम होता है पशुओं में। और इस बार 2-3 तरीके की बड़ी चुनौतियाँ हैं। पानी की कमी, सिंचाई की कमी और चारे की कमी दिख रही है। आपको याद होगा कि दूध की महंगाई पिछले 2 साल से लगातार बनी हुई है। अभी जो ताजे बाजार की कीमतें मिल रही हैं, वहाँ दूध की कीमतें पहले ही 6 से 7% ऊपर जा चुकी हैं कच्चे दूध की। अब भारत की जो डेयरी इंडस्ट्री है वो इस चुनौती में है कि कच्चे दूध की आपूर्ति कम होने की संभावना है। चुनाव के बीच में हो सकता है डेयरीज अपने कच्चे दूध की कीमतें ना बढ़ाएं, लेकिन डेयरी उद्योग के भीतर जिनसे हमारी बात हो रही थी उनका कहना है कि फैट प्रोडक्ट्स की कीमतें तो जरूर बढ़ेंगी। फैट प्रोडक्ट्स का मतलब मक्खन हुआ, पनीर हुआ, इस तरीके की चीजें, जो चीज है, इनकी कीमतें आने वाले समय में जरूर बढ़ाई जाएंगी। तो डेयरी उद्योग में महंगाई 2 तरह से दिख सकती। कच्चे दूध की कीमत फिलहाल अभी ना बढ़े, चुनाव के बाद बढ़ाई जाए, लेकिन बाकी अन्य उत्पादों की, आइसक्रीम और अन्य डेयरी उत्पादों की कीमतों की महंगाई रोकी नहीं जा सकती है, क्योंकि दूध के उत्पादन में कमी आने वाली है। सरकार की तरफ से शायद तात्कालिक तौर पर शुभम कोई दखल नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कंपनियां फिलहाल आमतौर पर दूध की कीमतें कम रखने की कोशिश करेंगी। और जो स्किम्ड मिल्क भारत में पहले से मौजूद है कंपनियों के पास, जिसको केसिन कहा जाता है, उसका इस्तेमाल करके टोन मिल्क बेचेंगी। लेकिन इतना ज़रूर हो सकता है कि शायद अगर परिस्थिति ज़्यादा बिगड़े तो फिर स्किम्ड मिल्क पाउडर के एक्सपोर्ट को लेकर कुछ फैसले किए जाएं। वित्त वर्ष 2023-24 में शेयर बाजार में लिस्ट होने वाली कंपनियों ने प्री आईपीओ चरण में 1300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जुटाई है। ये 1 साल पहले की तुलना में 3 गुना है। वित्त वर्ष 2020-21 में प्री आईपीओ से कंपनियों ने 931 करोड़ रुपए ही जुटाए थे। ये पूरा साल आईपीओ के लिहाज से बड़ा साल रहा है। बहुत सारी कंपनियों के आईपीओ आए हैं। सर, प्री आईपीओ इन्वेस्टमेंट का ये रुख क्या बता रहा है और कौन सा ये पैसा है, कौन लोग हैं जो ये पैसा लगा रहे हैं।
आपको याद होगा कि सेबी चेयरमैन और रेगुलेटर्स की तरफ से आईपीओ बाजार में तमाम गतिविधियों पर सवाल उठाए गए थे। आईपीओ में बबल बन रहा है, आईपीओ में रिस्क की संभावना है, ये सारी बातें कही गई थी। लेकिन इसके बाद भी जो आईपीओ का उत्साह है, जिसको कि हम अंग्रेजी में यूफोरिया कहें, कि आईपीओ को लेकर जो लोगों के बीच में निवेशकों के बीच में जो चमक है वो लगातार कायम है। और इसका संकेत मिलता है प्री आईपीओ प्लेसमेंट से। कंपनियां आईपीओ लाने से पहले बड़े निवेशकों को आईपीओ में हिस्सेदारी देती हैं। जो ताजे आंकड़े हैं वो रिकॉर्ड है, क्योंकि इससे पहले 2021 में 931 करोड़ रुपए के प्री आईपीओ प्लेसमेंट हुए थे। इस साल जबकि हमें दिख रहा है कि रेगुलेटर की तरफ से क्रैकडाउन हो रहा है, या रेगुलेटर आईपीओ की वैल्यूएशन पर, उनकी लिस्टिंग पर, चाहे वो स्मॉल एसएमई के आईपीओ हों या बड़े आईपीओ, उन पर सवाल उठा रहा है, उसके बाद भी प्री आईपीओ सेल्स या प्री आईपीओ स्टेक सेल्स में तेज बढ़ोतरी हो रही है। और नए नियम भी आए हैं, जिसमें नए नियमों में एचएनआईज को हायर अलॉटमेंट की कोई गारंटी नहीं दी गई, जो आईपीओ के नए नियम बदलें। लेकिन उसके बाद भी निवेशक अब प्री आईपीओ फंड्स में निवेश कर रहे हैं, और इसमें खासतौर पर जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जो बड़े निवेशक हैं। ये बता रहा है कि आईपीओ प्री आईपीओ में निवेश इस संभावना के आधार पर किया जा रहा है कि आईपीओ को अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और दूसरा इस संभावना के आधार पर किया जा रहा है कि उसमें अच्छे लिस्टिंग गेन्स होंगे, लिस्टिंग के समय अच्छे फायदे होंगे। और ये पूरा साइकिल अभी भी लगभग वैसा ही है जैसा कि हमने इससे पहले के दौर में देखा था। और कई बड़े आईपीओ सूचीबद्ध हैं, लाइन में हैं, जो इस साल आपके सामने आएंगे और शेयर बाजार में सूचीबद्ध होंगे। पायलट संकट में फंसी विस्तारा एयरलाइंस ने अपनी दैनिक उड़ानों में 10% की कटौती की योजना बनाई है। 31 मार्च से शुरू हुए समर सीजन में विस्तारा को प्रतिदिन 300 से अधिक उड़ानें संचालित करनी थी, लेकिन पायलटों की बड़ी संख्या में छुट्टी पर चले जाने की वजह से कंपनी को प्रतिदिन 25 से 30 उड़ानें रद्द करनी पड़ रही हैं। बंद हो चुकी गो फर्स्ट एयरलाइंस के ऋणदाताओं ने मुंबई के थाने में कंपनी की 94 एकड़ लैंड को अपने कब्जे में ले लिया है। बैंकों को इस जमीन की नीलामी से 2000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। गो फर्स्ट पर बैंकों का करीब 6200 करोड़ रुपया बकाया है। एयरलाइन से ये दो बड़ी खबरें। सर, विस्तारा पटरी पर आएगी क्या? विस्तारा के लिए गर्मी चुनौतीपूर्ण है। गर्मी में यात्रियों की मांग होती है, और उस मांग का फ़ायदा उठाने में विस्तारा को अब दिक्कत होगी, क्योंकि पायलटों की हड़ताल और विरोध के कारण कंपनी को अभी भी फ़िलहाल अपनी उड़ानों की संख्या कम रखनी पड़ रही। 350 के आसपास फ्लाइट्स प्रतिदिन विस्तारा उड़ाती थी। अभी भी 25 से 30 फ्लाइट्स प्रतिदिन कैंसिल हो रही हैं। लेकिन अब धीमे धीमे पायलटों को समझा बुझाकर ड्यूटी पर लाने की कोशिश की जा रही है, और इसलिए जो खास बिजी रूट्स हैं, उन रूट्स के ऊपर फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। जो ट्रंक रूट्स हैं या जो आसपास के रूट्स हैं, उन पर संख्या को अभी भी कम रखा गया है। लेकिन ये सारी व्यवस्था सामान्य होते होते अभी 1 महीने का समय निकल जाएगा, और इसलिए विस्तारा की संकट के कारण इस पूरी गर्मी भर एविएशन के किराए महंगे रहने की संभावना है। देश में निवेशकों को ज़्यादा बेहतर निवेश माहौल देने के लिए सरकार ने द्विपक्षीय निवेश समझौतों को लेकर अपने रुख में बदलाव करने का फैसला लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से वाणिज्य मंत्रालयों को कहा गया है कि द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के लिए 2016 में तैयार किए गए मॉडल का रिव्यू करें। रिव्यू के बाद 2026 में आने वाले नए मॉडल में पिछले मॉडल की खामियों को दूर किया जा सकेगा। सर, क्या बदलाव किए जाने की संभावना है? दो तरीके के समझौते भारत अलग अलग देशों के साथ करता है। एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होती है, जिनको BITs कहा जाता है, और एक बायलैटरल टैक्स ट्रीटी होती हैं, जिन में टैक्स की रियायतें की जाती हैं। और पिछले 10 साल में इस दिशा में कोई बड़ा काम नहीं हुआ। भारत ने कुछ FTA तो किए, लेकिन बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी और टैक्स ट्रीटीज पर कोई बड़े काम नहीं हुए। अब ऐसा माना जा रहा है कि सरकार की तरफ से इन दोनों पीछे छूट गई चीज़ों पर नए सिरे से काम करने की बात शुरू की जा रही है। इनकी समीक्षा की जाएगी। खासतौर पर बायलैटरल टैक्स ट्रीटीज़ को लेकर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि बायलैटरल टैक्स ट्रीटीज़ को लेकर कई सारे मामले बीच में आए थे, केन एनर्जी को लेकर, वोडाफोन को लेकर, क्योंकि जो कंपनियां यहाँ आई थीं पर भारत में उनके साथ डिस्प्यूट हुए थे और उनके आर्बिट्रेशन के स्वीट चले थे। तो इस संदर्भ में इन पर नए सिरे से चर्चा हो रही है। विदेशी निवेश में गिरावट पिछले 3 साल में जो भारत में दिखाई दी है, उसे देखते हुए सरकार को लग रहा है कि टैक्स संबंधी रियायतें और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है और इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाने की ज़रूरत है। तो इन ट्रीटीज़ पर, इन संधियों और समझौतों पर नए सिरे से बात की जाएगी। इन्वेस्टमेंट को लेकर भारत ने फिलहाल अभी इन्वेस्टमेंट की ट्रीटीज़ पर पिछले सालों में काम नहीं किया था, लेकिन अब एक नए मॉडल पर बात की जाएगी, जिसमें कि
इन्वेस्टमेंट के प्रोत्साहन के लिए कुछ नए प्रावधान भी लाए जाएंगे। तो जब भी चुनाव के बाद नई सरकार आएगी तो विदेश व्यापार के मोर्चे पर अब द्विपक्षीय समझौतों की तरफ भी बढ़ने की बात होगी, जबकि अभी तक सरकार बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ, बड़े देशों के साथ, ऑस्ट्रेलिया, अमीरात, यूके या ईयू, इन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर काम कर रही थी। भारतीय रिजर्व बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंकों को यूनिवर्सल बैंक बनाने को लेकर दिशा निर्देश जारी कर सकता है। मौजूदा समय में स्मॉल फाइनेंस बैंक 5 साल के संचालन के बाद यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। मौजूदा समय में स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक में अपग्रेड के लिए आवेदन करने की कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं है। सर, उलझन क्या है इन स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर? स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिवर्सल बैंक कब बनेगा, इसको लेकर तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। रिजर्व बैंक की तरफ से भी अभी तक इस मामले में कोई गाइडेंस या विस्तृत गाइडेंस नहीं दी गई है। छोटे फाइनेंस बैंक यूनिवर्सल बैंक नहीं बन पाते हैं तो उनके कारोबार में विस्तार नहीं हो पाता, डिपॉजिट और लेंडिंग की प्रक्रियाएं बेहतर नहीं हो पाती हैं। और अभी भारत में केवल 4 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, जिसमें कि एसएफबी है, केयू एसएफबी है, कुछ जीवन एसएफबी है और एक जाना एसएफबी है। ये 4 बैंक्स हैं जिन्होंने अपने आप को यूनिवर्सल बैंक बनाने की इच्छा जाहिर की है, ताकि ये पूरी तरीके से समग्र बैंकिंग सेवाएं दे सकें, जो कि एक सामान्य कॉमर्शियल बैंक देता है। लेकिन अभी तक रेगुलेटर आरबीआई की तरफ से इस मामले में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। ये भारत में पहली बार होगा जब इस स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को क्रमशः ग्रेजुअली बड़े सामान्य और कमर्शियल बैंक्स के दायरे में लाया जाएगा। लेकिन अब बैंकिंग सेवाओं के विस्तार और मांग को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ महीनों में रिजर्व बैंक की तरफ से स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को पूरे बड़े बैंकों में बदलने के बारे में दिशा निर्देश आ सकते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की जीएसटी चोरी पकड़ी गई है। चोरी की ये राशि इस वित्त वर्ष के जीएसटी के जरिए उगाई गई कुल रकम का करीब 10% के बराबर है। डीजीजीआई के मुताबिक कथित टैक्स चोरी का ज़्यादातर हिस्सा ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो से आया है। 83,588 करोड़ रुपए और सह बीमा क्षेत्र में 16,000 करोड़ रुपए की ये चोरी पकड़ी गई है। सेकेंडमेंट में 1,064 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी पकड़ी गई है। सर, क्या बताती है जीएसटी की इतनी बड़ी चोरी? जीएसटी 20 लाख करोड़ के जीएसटी कलेक्शन पर करीब 11% के आसपास 2 लाख करोड़ रुपए की टैक्स चोरी बताती है कि जीएसटी का सिस्टम कहीं से भी इवेजन रोकने में सफल नहीं हुआ। और हमने पूरे साल लगातार जीएसटी में तरह तरह से चोरी के मामले पकड़े। जो मामले बाद में निकले, जिनमें कि गेमिंग कंपनियां थीं, बीमा कंपनियां थीं, उनके ऊपर तो कार्रवाई की ही गई, यानी जीएसटी का कानून बनाते समय यह नहीं समझा गया कि इस तरह से चोरी हो सकती है। लेकिन जो आंकड़े वही बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा टैक्स इवेजन इनपुट टैक्स क्रेडिट को गलत तरीके से लेने के नाम पर हुआ है। और सबसे बड़ा कंसर्न या सबसे बड़ी चिंता जीएसटी के पूरे ढांचे में गलत ढंग से लिए जा रहे इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जिसमें बहुत तरीके के फ्रॉड, बहुत तरीके के गलत रजिस्ट्रेशन, गलत कंपनियां बनाकर सिर्फ इनपुट टैक्स क्रेडिट उठाने की कोशिश की गई और इसके कई सारे मामले खुले हैं। और इसलिए आपको याद होगा पिछले साल जीएसटी के विजिलेंस डिपार्टमेंट को बाकायदा एक पूरी ड्राइव, एक पूरा अभियान चलाना पड़ा था, और जिसमें 2197 केस पकड़े गए थे, जिनमें 21,000 करोड़ रुपए की इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ्रॉड पकड़ा गया था, जिसमें कंपनियों ने करीब 2,570 करोड़ रुपए चुकाए थे। तो नई सरकार क्या ने कहा, जीएसटी को ड्राइंग बोर्ड पर वापस लाने की जरूरत पड़ेगी, ऐसा लगता है कई मामलों में, खासतौर से जीएसटी में इवेजन को लेकर, जीएसटी के ढांचे में पुनर्गठन को लेकर, जीएसटी की दरों के पुनर्गठन को लेकर, जीएसटी के साथ जिन जो उम्मीदें थीं वो इस सुधार से आंशिक रूप से ही पूरी हुई हैं। टेमसेक के निवेश वाली मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइज भारत की सबसे बड़ी हॉस्पिटल चेन बनने जा रही है। कंपनी मेडिका सिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण करने की तैयारी कर रही है। ये सौदा करीब 1400 करोड़ रुपए का है। इस सौदे की आधिकारिक घोषणा इस माह के अंत तक होने की उम्मीद है। सर, हेल्थ केयर सेक्टर के लिहाज से अगर देखें तो कितना बड़ा टेक ओवर है ये? भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। और ध्यान देने की बात है कि मणिपाल जिस मेडिका का अधिग्रहण करने जा रही है, उस कंपनी को भी टीमसेक का समर्थन हासिल है। तो दोनों कंपनियां दरअसल टीमसेक के फंड से फंडेड हैं। टीमसेक के पास मणिपाल में करीब 52% की हिस्सेदारी है। और अभी फिलहाल अपोलो हॉस्पिटल्स बेड्स की संख्या के हिसाब से, बिस्तरों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी है भारत में, जिसके पास 10,103 के आसपास बेड हैं। देखिए, भारत की सबसे बड़ी कंपनी के पास भी केवल 10,103 बेड हैं। लेकिन मणिपाल और इस अधिग्रहण के बाद भारत की सबसे बड़ी कंपनी हो जाएगी, जिसके पास अपोलो हॉस्पिटल से भी ज़्यादा बेड होंगे। और इसके बाद नारायण हृदयालय और फोर्टिस और मैक्स हेल्थ केयर अन्य कंपनियां हैं, जिनके पास 3,000 से लेकर 6,000 बेड्स की क्षमता है। भारत के हेल्थ केयर सेक्टर में पिछले 1 साल में बड़ा उतार चढ़ाव हुआ है। और भारत में
में अधिकांश टेक ओवर पिछले एक साल में जो बड़े टेक ओवर हुए हैं वो हेल्थ केयर सेक्टर में हुए हैं, और अब एक नया चेहरा हेल्थ केयर सेक्टर का कोविड के बाद उभर रहा है, जिसमें बड़ा प्राइवेटाइजेशन, बड़े फंड्स और ग्लोबल फंड्स का निवेश दिखाई दे रहा है। विस्तार से क्या हो रहा है आपके आसपास के अस्पतालों में, जो आपके आसपास दिख रहे हैं नए अस्पताल हैं, वो दरअसल किस दिशा में जा रहे हैं, उनमें क्या बदलाव हो रहे हैं, और कैसे ये पूरा का पूरा सेक्टर कोविड के बाद एक नए बदलाव से गुजर रहा है, हमने विस्तार से इस पर चर्चा की थी। वो इकोनॉमिकम भी उपलब्ध है, उसका लिंक आपको हम डिस्कशन बॉक्स में देते हैं। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। एक ओर जहां सरकार चीन से होने वाले इंपोर्ट को कम करने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर भारत में चीन से लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर का इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। इस साल जनवरी में भारत में इंपोर्ट हुए कुल लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर में 90% चीन से आए हैं। दिसंबर में यह आंकड़ा 89% का था, नवंबर में 83% का था। सर, पहला सवाल यही कि चीन से ये आयात रुक क्यों नहीं रहा है? पिछले साल का आपको वाकया याद है, जब सरकार ने अचानक भारत से में लैपटॉप इंपोर्ट और हार्डवेयर इंपोर्ट के ऊपर सख्ती की थी, किस्म का लाइसेंस परमिट राज लगाया था, और उसके बाद फिर उसका विरोध हुआ, अमेरिका ने भी विरोध किया और उसके बाद उसे वापस लिया गया। तब भी हमने आपको विस्तार से बताया था कि निशाना चीन की तरफ था। भारत सरकार ने पीएलआई लाने के बाद, भारत में हार्डवेयर के उत्पादन के लिए बजट से सहायता देने के बाद भी ये स्थिति नहीं बन पाई भारत में कि भारत हार्डवेयर और लैपटॉप कंप्यूटर में थोड़ा भी आत्मनिर्भर हो सके। और चीन कितनी गहराई से इस बाजार में पहुंच गया, ये इसका सबूत दिखाई देता है। पिछले हफ्ते हमने पीएलआई की समीक्षा के संदर्भ में आपको बताया था कि पीएलआई की बड़ी असफलताओं में हार्डवेयर सेक्टर है, जहां ना तो बड़ा निवेश हुआ और ना भारत की सरकार की इंपोर्ट डिपेंडेंसी या भारत की आयात निर्भरता में कोई कमी आई। और ताजे आंकड़े बताते हैं कि भारत में पर्सनल कंप्यूटर है उसका 90% हिस्सा, यानी 90% के आसपास पुरजे हिस्से चीन से आयात हो रहे हैं। और ये एक बड़ी चुनौती है जिसका समाधान पिछले 4-5 साल में निकलकर नहीं आया है। आमतौर पर लैपटॉप के बाकी आयात में तो कमी आई है, लेकिन चीन का दबदबा इस बाजार में अभी भी कायम है, और इसकी कई सारी वजह हैं। इसकी वजह यह है कि एक तो इंपोर्ट ड्यूटी का स्ट्रक्चर भारत में ऐसा नहीं है जिससे कि कंप्यूटरों के पुर्जे और लैपटॉप प्रतिस्पर्धात्मक हो सकें, और दूसरी बड़ी चीज़ है कि घरेलू मैन्युफैक्चरर्स इस बात के लिए अभी आगे नहीं आए हैं कि वो इस क्वालिटी के और इस कीमत के लैपटॉप बना सकें। तो ये समस्या आत्मनिर्भरता का बढ़ाने की जो सबसे बड़ी चुनौती थी, इसका कोई समाधान नहीं मिला है, ये आंकड़े में बता रहे हैं। सर, इसका पीएलआई पर भी कुछ असर दिखेगा फिर? अब पीएलआई के ऊपर असर दिखेगा, क्योंकि पीएलआई स्कीम में जो बदलाव हुए थे, जो प्रोत्साहन दिए गए थे, उसमें हार्डवेयर सेक्टर को सबसे आगे रखा गया था, और वहाँ हमें कोई असर नहीं दिखाई दिया। तो पीएलआई स्कीम में की समीक्षा शुरू हो चुकी है, उसके नतीजे सामने आ चुके हैं। जब नई सरकार सामने आएगी तो हमें देखना होगा कि क्या सरकार कुछ और नया कर पाएगी, क्योंकि अधिकतम स्तर की प्रोत्साहन बजट से पैसा तक देने की बात हुई, कही गई कि अगर कंपनियां भारत में आकर हार्डवेयर लैपटॉप कंप्यूटर बनाती हैं तो उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा। अब वो कोशिश भी कामयाब नहीं हुई है। और इधर आईटी की डिमांड लगातार बढ़ रही है। भारत के हर क्षेत्र में, हर उद्योग में, हर जगह कंप्यूटर, लैपटॉप और हार्डवेयर की ज़रूरत है, और वहाँ अभी बड़ी सफलता मिलती नहीं दिखी है। सोने का भाव नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। घरेलू वायदा बाजार यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना 71,080 रुपये प्रति 10 ग्राम की ऐतिहासिक ऊंचाई को छू चुका है। वहीं विदेशी बाजार में सोना जून वायदा $2372 प्रति औंस की रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। विदेशी बाजार में सोने का भाव $2400 प्रति औंस की तरफ बढ़ रहा है। सर, इतनी तेजी क्यों? 2-3 महत्वपूर्ण घटनाक्रम सोने में हुए। एक तो सोने में अब मांग और खरीद का और कुछ हद तक स्पेकुलेटिव एक्टिविटी का दबाव बनता दिख रहा है। पहली चीज़ तो ये कि सोने के जो सबसे बड़े संगठित बाजार हैं दुनिया के, केंद्रीय बैंक, उनकी खरीद लगातार जारी है। चीन ने बड़ी खरीद की है, और ये बताता है कि जो करेंसीज के मालिक हैं, यानी जो सॉवरेन करेंसीज चला रहे हैं बैंक, उन्हें भी सोने पर ज़्यादा भरोसा या सोने पर ज़्यादा विश्वास दिख रहा है। इस पर हम विस्तार से बात करते रहे हैं पहले भी, और एक बड़ी बात ये थी जिस वजह से बाजार में मांग आनी दिखाई दी। दूसरी बात है कि सोना वर्जित निवेश नहीं है। ईटीएफ में बड़ा निवेश हुआ है, और पूरी दुनिया के फंड मैनेजर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स गोल्ड में निवेश को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो सोने की मांग ईटीएफ के कारण भी बढ़ती दिख रही। तो सोना आज से 7-8 साल पहले, 6 साल पहले की उस परिस्थिति में नहीं है जब निवेशक आमतौर पर सोने को निवेश के योग्य नहीं मानते थे। और तीसरी तात्कालिक वजह है, क्योंकि अमेरिका में ब्याज दरें घटने की संभावना नहीं दिख रही है। जॉब्स के जो आंकड़े आए हैं, जो ट्रेजरी यूएस की बॉन्ड यील्ड्स हैं, ये पूरा सेंटिमेंट सोने की मजबूती की तरफ इशारा कर रहा है। और हम आपको पिछले साल से लगातार बताते आए हैं कि सोने में
चमक जारी रहेगी। और अब सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर, मतलब नया रिकॉर्ड रोज बना रहा है। फिलहाल अभी इसमें कहीं भी $2300 से ऊपर निकल गया, अभी इसमें कोई बड़ी गिरावट की संभावना बनती नहीं दिख रही है। मध्य पूर्व में तनाव घटने की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में नरमी देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड का भाव $90 प्रति बैरल के नीचे आ गया है। वहीं दूसरी तरफ आशंका ऐसी भी जाहिर की गई है कि कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल का स्तर भी छू सकती हैं। गौरतलब है कि इजराइल की सेना ने ऐलान किया है कि उसने गाजा के दक्षिणी शहर खान यूनिस से अपने सैनिक वापस बुला लिए हैं। इजराइल और हमास ने मध्य पूर्व में तनाव कम करने के लिए ईद की छुट्टियों से पहले युद्ध विराम पर बातचीत के लिए मिस्र में टीमें भी भेजी हैं। सर, $100 पहुंचने के आकलन क्यों? $100 पहुंचने के आकलन 2 वजह से हो रहे हैं। हालांकि तात्कालिक तौर पर थोड़ी शांति की तरफ बढ़ती स्थितियों को देखकर तेल के ऊपर दबाव कम हुआ है, पर कच्चे तेल की कीमत अभी भी $90 के आसपास है। और जो $85 का साइकोलॉजिकल लेवल है, जो मनोवैज्ञानिक लेवल है, उससे ऊपर तेल की कीमत निकल चुकी है। यहाँ 2 महत्वपूर्ण चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। एक तो तनाव के कारण तात्कालिक तौर पर तेल की कीमतें बढ़ने की संभावना है। दूसरी चीज़, वेनेजुएला पर प्रतिबंध वापस लौटने की संभावना, ईरान से आपूर्तियां सीमित होने की और रूस से आपूर्ति सीमित होने के बीच ओपेक देशों ने पिछले 1 साल में जो उत्पादन में कटौती की थी, उसकी वजह से पूरी दुनिया में ऑयल के रिजर्व्स जिन जिन देशों के पास हैं उनमें कमी दिखाई दे रही है। तो जो आपूर्ति में कमी है उसका नतीजा अब सामने दिखने लगा है। ओपेक देशों ने पिछले 6-7 महीनों में अपने उत्पादन में क्रमशः कटौती की और आगे बढ़ोतरी की कोई संभावना बनती दिखाई नहीं दे रही। ओपेक देशों की कोशिश है कि कीमतों को $90 के से ऊपर रखा जाए, लेकिन अभी अगर तात्कालिक तौर पर कोई और तेज घटनाक्रम होता है तो कीमतें $100 पर बैरल के आसपास जा सकती हैं, क्योंकि अब फिर से नए आकलन $100 के आने लगे हैं। आईपीएल के बढ़ते खुमार के बीच देश में अवैध सट्टेबाजी वाले प्लेटफॉर्म की भी बाढ़ आ गई है। पैरी मैच, बेटवे, तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो क्रिकेट प्रेमियों को लुभाने के लिए क्रिकेट मैच पर छूट और ट्रेजर हंट जैसे प्रलोभन दे रहे हैं। ई गेमिंग फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने सरकार से इन अवैध प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। सर, क्यों नहीं रुक रही है बैटिंग? कैसे काम कर रही है ये साइट? सरकार के सामने देखिए, पिछले साल हमने काफ़ी चर्चा सुनी कि गेमिंग वेबसाइट पर, बेटिंग वेबसाइट पर कार्रवाई होगी, लेकिन आईपीएल शुरू होते ही ये सारी साइट्स नए नाम रूप में, नए तौर तरीकों से सामने आ गई। और इसमें कई जगह अलग अलग तरीके के प्रयोग वेबसाइट्स के जरिए, ऐप्स के जरिए, इन ऐप्स एडवर्टाइजिंग के जरिए लोगों को इसमें पैसा लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ज़्यादातर जगह सरकार को ये पता है कि टैक्स की चोरी है, मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे हैं और सिक्योरिटी के रिस्क है। इसके अलावा आम लोगों का डेटा भी चोरी हो रहा है, ये दिख रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल हमें दिखता है पिछले 1 साल 1.5 साल के नसीहतों के बावजूद भारत में इलीगल बेटिंग, ये जो अवैध सट्टेबाजी है जो मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए या मोबाइल वेबसाइट्स के जरिए हो रही है, इसे रोकने का कोई तकनीकी ढांचा, कोई टेक्निकल आर्किटेक्चर नहीं बन पाया जिसके जरिए सरकार इन्हें प्रत्यक्ष रूप से रोककर इन्हें ब्लॉक कर सके। आपको याद होगा कि मोबाइल एप्लीकेशन कंपनियों से भी मोबाइल कंपनियों से भी कहा गया था, ऐप स्टोर और प्ले स्टोर के मालिकों से भी, गूगल और एप्पल से भी कहा गया था, लेकिन वो भी ये नहीं रोक पाते हैं क्योंकि वेबसाइट्स नए नाम रूप में अचानक इनके ऐप सामने आ जाते हैं और ऐप आपको प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पर दिखने लगते हैं और उसके बाद वो प्रचार के जरिए वापस डाउनलोड के लिए सामने आ जाते हैं। और अगर आप गौर से आईपीएल के मैच देख रहे हो और इंटरनेट सर्च करते हो तो आपको ऐसे तमाम नए ब्रांड सामने दिखाई देंगे जो सीधी खुली इलीगल अवैध सट्टेबाजी करा रहे हैं। ब्रिटेन में राजनीतिक बदलाव की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है। YouGov के 18,000 लोगों पर किए गए एक सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को हाउस ऑफ कॉमन्स में 210 सीटों का नुकसान हो सकता है और पार्टी महज 155 सीटों तक सिमट सकती है, जबकि लेबर पार्टी 403 सीटें जीतकर सत्ता हासिल कर सकती है। ब्रिटेन में बहुमत के लिए 326 सीट जीतनी ज़रूरी होती हैं। सर, कैसा है राजनीतिक तापमान यूके का? YouGov के पोल ने काफ़ी चौंकाया है और ये कहा जा रहा है कि टोरीज यानी कंजर्वेटिव्स को 1997 जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जहां कंप्लीट वाइप आउट टोरीज का हो गया था। लेकिन आप करीब से अगर कंजर्वेटिव्स की सरकार के कामकाज को देखें पिछले 7-8 सालों में तो बहुत सारी परिस्थितियां स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी मत की तरफ इशारा करती हैं। ब्रेग्जिट के बाद यूके की अर्थव्यवस्था
जिस मुश्किल में धंसी वहाँ से निकलकर सामने नहीं आ पाई। इसके बाद कोविड की बड़ी समस्याएं सामने दिखाई दी। यूके की अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ धंस चुकी है और वहाँ नेशनल हेल्थ सिस्टम को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। नेशनल हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और इसलिए वहाँ सत्ता परिवर्तन होने के आकलन और संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं। ऋषि सुनक के अध्यक्षता में माना जा रहा है कि टोरीज 155 ही सीटें जीत सकते हैं, जबकि लेबर पार्टी की बड़ी विजय होने की संभावना है और ये एक और बड़ा चुनाव है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें रहने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं झटपट खबरों की तरफ। सरकारी बैंकों में लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्ति। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के नौकरी छोड़ने से बैंकों में लेटरल एंट्री से हुई नियुक्ति पर सवाल उठने लगे हैं। पिछले महीने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चीफ डिजिटल ऑफिसर यानी CDO रजनीश खरे ने बैंक के साथ 5 साल का अनुबंध होने के बावजूद सिर्फ 15 महीने के कार्यकाल के बाद बैंक से इस्तीफा दे दिया। वहीं बैंक ऑफ इंडिया के CDO यूसुफ रूपावाला ने इस साल जनवरी में इस्तीफा दे दिया था। लोकसभा चुनाव से पहले विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से तेजी से पैसा निकाल रहे हैं। अप्रैल के पहले हफ्ते में विदेशी निवेशकों ने 325 करोड़ रुपए निकाले हैं। डिपॉजिटरी के आंकड़ों से पता चलता है कि मार्च में 35,000 करोड़ रुपए और फरवरी में 1539 करोड़ रुपए निवेश के बाद FPI ने अप्रैल में बिकवाली की है। बंधन बैंक के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर चंद्रशेखर घोष अपना कार्यकाल पूरा होने पर पद छोड़ देंगे। उनका कार्यकाल 9 जुलाई को खत्म हो रहा है। शुक्रवार को बैंक की तरफ से चंद्रशेखर घोष को लेकर ये जानकारी दी गई। चंद्रशेखर घोष ने 5 अप्रैल को बोर्ड को लिखे पत्र में पद छोड़ने की जानकारी दी थी। विप्रो के CEO और MD थेरी डेलापोर्ट ने समय से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। विप्रो ने डेलापोर्ट की जगह श्रीनिवास पालिया को नए CEO बनाया है। डेलापोर्ट का कार्यकाल जुलाई 2025 में खत्म होना था, लेकिन कंपनी ने कहा उनकी सेवाएं इस साल 31 मई से समाप्त हो जाएंगी। सर, कोई टिप्पणी आपकी? बैंकों में लेटरल एंट्री को लेकर अब खासी बहस शुरू हो गई है और दिलचस्प बात है कि जिन अधिकारियों के तात्कालिक तौर पर छोड़ने की का जिक्र आया है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के CDO हैं या यूनियन बैंक के चीफ डिजिटल ऑफिसर्स हैं, इसमें ज़्यादातर लोग शुभम डिजिटल ऑपरेशन से जुड़े हुए लोग हैं। सरकारी बैंकों को डिजिटल ऑपरेशंस दुरुस्त और चुस्त करने में प्राइवेट बैंक से गहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है और उससे ज़्यादा तेज हैं फिनटेक कंपनियां जिनके डिजिटल ऑपरेशंस और ज़्यादा चुस्त और दुरुस्त हैं। भारत के सरकारी बैंक पुराने तौर तरीके के हैं, उनके डिजिटल सिस्टम्स उतने आधुनिक नहीं हैं और बाजार में पिछड़ रहे हैं और इसलिए हाल के दिनों में आपने सुना होगा कि वित्त मंत्री ने भी कहा था कि सरकारी बैंकों को अच्छे टैलेंट को आकर्षित करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ चुनौती ये है कि लेटरल एंट्री के जरिए सीधे किसी प्राइवेट बैंक से किसी डिजिटल के हेड को लिया जाता तो लंबे समय तक वे सरकारी बैंकों में काम नहीं कर पा रहे हैं और सरकारी बैंकों से एट्रीशन, खासतौर से डिजिटली ट्रेंड वर्कफोर्स का जो कि डिजिटल ऑपरेशन संभालते हैं, उनका एट्रीशन सरकारी बैंकों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। हम आपको बता चुके हैं कि प्रस्ताव भी सरकार के पास विचाराधीन है जिसमें PSU बैंक के कर्मचारियों को ESOP देने की बात भी की जा रही है। ये भी उसी तरफ बढ़ता कदम है कि किसी तरह से अच्छे कर्मचारियों को रोका जा सके और प्राइवेट बैंक और फिनटेक की प्रतिस्पर्धा में खड़े हुआ जा सके। ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कल फिर आएंगे नए संस्करण के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ऐसे ही का नाम ये कंबोज लाल है, जैसा ही रंगो रूप